देखिए बेसिकली जो रजिस्टर सेट है इंटेल 8086 का, उसमें टोटल 14 रजिस्टर्स आर देयर. नाउ द फोर्थ रजिस्टर इज डेटा रजिस्टर. डेटा रजिस्टर इज जस्ट इक्विवेलेंट टू मेमोरी बफर रजिस्टर. मेमोरी बफर रजिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इट होल्ड्स द डेटा टेम्पोरली. तो वट एवर डेटा इज अपडेटेड इन योर इंस्ट्रक्शन, that data is temporarily allocated in the memory buffer register. Here data register play the same role. तो Intel 8086 चूंकि 16 बिट आपका माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका डेटा रजिस्टर भी 16 बिट का है. Now data register is further divided into two sections, that is high order or low order. As like accumulator, base and counter register, data register is also divided into two sections, that is DL and DH. DL is the low order data register, DH is the high order data register. Now whenever you are writing instruction, whenever you are using DX or DL, and then at that moment the particular bit orientation is introduced in the instruction set. तो instruction set में अगर आप DX यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 16 बिट ऑपरेशन कर रहे हैं, और अगर DL यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 8 बिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ, तो आप इंस्ट्रक्शन में जब यूज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा इंस्ट्रक्शन से कि यू आर चूजिंग अ डेटा रजिस्टर फॉर हैंडलिंग 16 बिट ऑफ डेटा और फॉर 8 बिट ऑफ डेटा. तो वो लो ऑर्डर और एक्स DX और DL आपका रिप्रेजेंटेशन है 16 बिट और 8 बिट के लिए. अर्लियर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखे थे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, वो जनरलाइज कंप्यूटर के लिए लिखे थे. Now whenever you have to write the instruction set for Intel 8086, Intel 8086 के लिए अगर इंस्ट्रक्शन लिखना होगा, तो you have to use the register set for Intel 8086. Intel 8086 का ही रजिस्टर सेट यूज करना होगा. तो उस केस में we use this naming convention. Now we already discussed that it is also known as memory buffer register, data register. तो मेन पर्पस डेटा रजिस्टर का क्या है? It is used for input output port addressing. तो ये इनपुट आउटपुट के पोर्ट का एड्रेसिंग करने के लिए यूज होता है. अब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पोर्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट वन. इनपुट पोर्ट इज व्हाट? इट इज द पोर्ट रिस्पांसिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग इनपुट डिवाइसेस. आउटपुट पोर्ट इज रिस्पांसिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग आउटपुट डिवाइसेस. नाउ सी में जब प्रोग्रामिंग आप करते हैं, तो डेटा को इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं? स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, और डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं. इसका मतलब है कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इज कनेक्टेड थ्रू द इनपुट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब क्या है? दैट मींस द पोर्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कनेक्टिंग इनपुट डिवाइस इज नोन एज इनपुट पोर्ट, एंड द पोर्ट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कनेक्टिंग आउटपुट डिवाइस इज नोन एज आउटपुट पोर्ट. लेकिन नाउअडेज वी हैव USB पोर्ट. USB पोर्ट का नाम सुनते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. पहले क्या था कि आपका बेसिकली व्हाई वी डिस्कस पोर्ट, बिकॉज दिस पोर्ट इज द इंटरफेस बिटवीन CPU एंड द पेरिफेरल्स. आपका पेरिफेरल्स में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस ये सब आता है. तो ये जो डिवाइस है ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड नहीं है. तो इन बिटवीन CPU एंड दिस डिवाइस द पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट इंटरफेस चैनल वी हैव, और वो इनपुट आउटपुट इंटरफेस को ही हम लोग क्या करते हैं? पोर्ट. तो nowadays we have a USB port which is universal serial bus port, ठीक है ना, which is treated as both input as well as output port, ठीक है ना. आपको क्या करना है? only you have to use USB enabled devices. अब USB enabled devices क्या है? सिड कुमार हेलो सर. ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, बताइए. सभी लोग स्वस्थ है ना? प्लीज. यस सर. यस सर. ठीक, तो बताइए सिड कुमार, USB इनेबल्ड डिवाइसेस का मतलब आप यूज किए हैं कभी? USB इनेबल्ड डिवाइस? नो सर. नो सर कैसे कह देते हो जी? तो यूज किए नहीं हो तुम USB इनेबल्ड डिवाइस.
ये देख रहे हैं यूएसबी, ये इस तरह का डिवाइस आप यूज नहीं किए हैं? जिस डिवाइस में ये चीज लगा हो, सर किया है। मोबाइल आप चार्ज करते हैं आजकल, उसमें भी यूएसबी आ गया है कि आप अलग अलग तरह का मोबाइल सी टाइप, अलग अलग तरह का मोबाइल जो चार्जिंग करेगा। हाँ, Yes, sir. तो मोबाइल चार्जिंग में भी यूएसबी डिवाइस आप यूज करते हैं। यूएसबी इनेबल्ड कहने का मतलब है द डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ यूएसबी वायर, यानी यूएसबी कनेक्शन के लिए यूएसबी वायर आपका अटैच हो, लाइक वो माउस हो, आपका प्रिंटर हो, स्पीकर हो, कीबोर्ड हो, हाँ, एनीथिंग विच कंसिस्ट ऑफ यूएसबी पोर्ट, यानी यूएसबी इनेबल्ड वायर हो, तो आपका ये पोर्ट जो है यूएसबी पोर्ट, वो पोर्ट इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करता है। यानी वो इनपुट पोर्ट का काम कब करेगा? जब आप इनपुट डिवाइस उससे कनेक्ट करेंगे। आप देखते होंगे सेम पोर्ट में आप इनपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर लेते हैं और उसी पोर्ट से आप आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको यूएसबी इनेबल्ड प्रिंटर है आपका, तो सेम पोर्ट से प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं और प्रिंटर को हटाकर फिर कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड भी उसी पोर्ट में कीबोर्ड कनेक्ट करके और कीबोर्ड से काम कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, एक से अधिक पोर्ट होता है तो अलग अलग पोर्ट में आप किसी में प्रिंटर लगा दिए, किसी में कीबोर्ड आप अटैच कर लिए एक्सटर्नल, अगर कीबोर्ड आपको यूज करना है तो। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो, अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तब तो आपको कीबोर्ड अटैच करना ही होगा, माउस अटैच करना ही होगा, प्रिंटर अटैच करना ही होगा। तो अब इस सब के लिए क्या है, पहले सीरियल और पैरेलल पोर्ट का कॉन्सेप्ट था। अब अगर यूएसबी इनेबल्ड डिवाइस है तो यूएसबी पोर्ट से आप किसी भी डिवाइस को, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। So I think that कि input port and output port is clear to you. Yes, sir. यानी कि इनपुट पोर्ट कब कहेंगे उसको? यूएसबी पोर्ट आपका इनपुट पोर्ट के जैसा काम करेगा जब इनपुट डिवाइस कनेक्ट करेंगे वहां, और आउटपुट पोर्ट के जैसा काम करेगा जब आउटपुट डिवाइस वहां पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा रजिस्टर वी हैव। नेक्स्ट वी डिस्कस द इंडेक्स रजिस्टर। अब यहाँ पर क्या है, 8086 में दो तरह का इंडेक्स रजिस्टर यूज किया गया, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स यानी कि जो भी हमारा सोर्स है, जैसे कीबोर्ड से जो डेटा एंट्री किए वो हमारा सोर्स डेटा क्या हुआ, सोर्स हमारा हो गया कीबोर्ड, और डेस्टिनेशन क्या है हमारा मॉनिटर। तो कीबोर्ड से जो डेटा आपका इंडेक्सिंग हुआ, जो आपने कैरेक्टर लिया, वही कैरेक्टर आपका डिस्प्ले भी होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोडिंग पैटर्न यूज होता है डेटा को इनकोड करने के लिए, डेटा को डिकोड करने के लिए स्पेसिफिक पैटर्न कंप्यूटर यूज करता है, और उसी पैटर्न के हिसाब से आपका जो कैरेक्टर है वो 01 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर 01 से कैरेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सपोज करो सीमेज हमको लिखना है, तो सोर्स इंडेक्स क्या है, बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस योर सोर्स इंडेक्स इज मेंटेन्ड, and once the source index is maintained, on the basis of that source index one by one destination index character is allocated। तो आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स पर जैसे सीमेज लिखे हैं वही सीमेज का CIMAGE ये कहां पर दिखेगा, डिस्प्ले, ये स्ट्रिंग आपका डिस्प्ले सेक्शन पर दिखेगा। तो ये जो इनपुट आप ले रहे हैं वही इनपुट सेट आपका डिस्प्ले सेक्शन पर दिखेगा। ये तभी दिखेगा जब ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर 8086 में ये सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स का यही काम है। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पॉइंटर रजिस्टर। पॉइंटर रजिस्टर, यहाँ पर दो तरह का पॉइंटर रजिस्टर हम लोग देखेंगे, एक स्टैक पॉइंटर, दूसरा बेस पॉइंटर। अब पॉइंटर का मतलब तो आप जानते हैं, सी में आप पढ़े, आगे पढ़ेंगे भी, कि आप दो तरह का वेरिएबल यूज करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक आपका होता है डेटा वेरिएबल और दूसरा होता है पॉइंटर वेरिएबल। डेटा वेरिएबल में आप वैल्यू रखते हैं और पॉइंटर वेरिएबल में आप उस वैल्यू का, जिस वेरिएबल में वो वैल्यू है उसका एड्रेस आप रखते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अब बताइए कि स्टैक पॉइंटर यहाँ जो रजिस्टर है, ये हम ऑलरेडी हम लोग सीपीयू रजिस्टर जब डिस्कस किए थे, तो अंडर स्पेशल पर्पस रजिस्टर वी हैव ए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। पवन कुमार आप बताइए। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ऑन करो वीडियो, क्लासरूम का पिक्चर लगाया हुआ जी, अपना पिक्चर दिखाओ।
सर ये आपके तरफ लाइट में हाँ, आप सर। बैठे हैं, अंधेरा हो गया क्या जी अभी? नहीं सर, बाहर। हाँ सर, अंधेरा तो है ही, धूप नहीं है। अच्छा, बारिश वारिश हो रही है क्या वहाँ? सर अभी डीजे आ गया, बाजा इधर। ठीक है, तो आप बताइए कि स्टैक पॉइंटर सर रजिस्टर में, डीजे आ गया सर, एक मिनट। अच्छा ठीक है, तो रुक जाओ तुम। चलिए राज वर्मा आप ही बताइए, आप साउंड एनवायरनमेंट में बैठे हैं। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में पॉइंटर क्या काम करता था? यहाँ लिखा हुआ है लेकिन आप बताइए। सर जो लास्ट लास्ट मेमोरी सेल होता है, एड्रेस होता है ना, उसी को ऑक्युपाइड करते हैं। तो यहाँ भी स्टैक पॉइंटर का वही रोल है, आपका पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल इन स्टैक, क्योंकि स्टैक आपका लिफो मैनर में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसमें एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन होता है, जिसको आप टॉप एंड कहते हैं। जैसे अगर स्टैक ऑफ बुक लगाएंगे तो इंसर्शन हमेशा टॉप से होगा, और अगर बुक को निकालना भी होगा तो भी वो टॉप से ही निकालेंगे। तो पॉइंटर जो है वो लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल के एड्रेस को रखता है स्टैक के, स्टैक पॉइंटर। और बेस पॉइंटर Yes, क्या sir. है? बेस रजिस्टर के बेस एड्रेस को ये होल्ड करता है। क्योंकि अब यहाँ एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं एरे का। सपोज करो कि एक एरे है साइज 6 का, इंटीजर डेटा टाइप का, तो इसका टोटल साइज कितना हो जाएगा? 12 बाइट होगा। यस सर। यस सर। अब हम लोग अभी डिस्कस किए कि आपका ये एरे जो है ये डेटा वेरिएबल है, इसके एड्रेस को अगर हमको रखना होगा तो हमको इंटीजर टाइप पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा ना? यस सर। तो अब जैसे ही आप लिख रहे हैं p इक्वल टू %a, रिस्पॉन्ड करिए, नहीं तो इंटरेक्टिव, इसीलिए हम ऑन कर रहे हैं वीडियो ऑन। यस सर। क्योंकि वर्चुअल ये ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन में ये थोड़ा यही डिस्टरबेंस होता है। अब कहीं डीजे चल रहा है तो दिक्कत हो रहा है, उसको अनम्यूट नहीं कर सकता है, कहीं पर कुछ सेटिंग चल रहा होगा, कहीं कुछ सेटिंग चल रहा होगा, ठीक है ना? आपके सेटिंग से तो कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि आप क्लासरूम में बैठे नहीं हैं। आप जहाँ बैठे हैं उनका अपना मॉड्यूल भी चल रहा होगा, वहाँ लोकल मॉड्यूल भी चलता है, आपके मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो p इक्वल टू %a अगर लिखते हैं, सिड कुमार आप बताइए, आपकी तरफ नहीं है ना डीजे? यस सर। आपके तरफ भी है क्या? नहीं सर। हाँ नहीं सर। चलिए ये बताइए कि p इक्वल टू %a लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि a का कौन सा एड्रेस p होल्ड करेगा? पॉइंटर, क्योंकि एरे में 6 एलिमेंट है, तो 1010 स्टोर होगा, 1008 होगा, मान लेते हैं 1000 आपका बेस एड्रेस है, तो 2-2 बाइट सबका बढ़ा है। तो ये p इक्वल टू %a लिखने से p होल्ड द एड्रेस ऑफ विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का एड्रेस रखेगा? पवन तुम तो मत बोलो, तुमने डीजे है। सिद्ध कुमार बताइए, राज वर्मा बताइए। सर पी का स्टार पी। तो p तो आपका पॉइंटर है, एड्रेस किसका रखेगा? राजेश कुमार सर, ऑन एरे का- करिए वीडियो। सर मेरा नेटवर्क स्लो है सर। अच्छा, नीतू भाई कुमारी ऑन करो वीडियो। सर, अबुल कलाम ऑन करिए, बताइए सर एरे का सर भी इसको जो पॉइंटर, क्या क्वेश्चन है? सर रिपीट हाँ। करिए सर पॉइंटर। अच्छा सर पॉइंटर पॉइंट नहीं, अभी डिस्कनेक्ट हो गया सर। अच्छा ठीक है। p इक्वल टू %a लिखा हुआ, एड्रेस ऑफ a आपका एरे है, 6 एलिमेंट को होल्ड करता है। ये ब्लॉक देखिए बना हुआ है, इसमें 6 एलिमेंट आपका 12 13 10 5 2 1 है। 1000 इसका बेस एड्रेस एज्यूम किया गया है, तो 2-2 बाइट सब में बढ़ गया है, सबका बेस एड्रेस के हिसाब से सबका एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस यहाँ लिखा गया है। अगर हम p इक्वल टू %a लिखेंगे तो कौन सा एड्रेस p होल्ड करेगा? यहाँ पर ये डायग्राम भी बना हुआ है, जिसमें p को के वैल्यू में 1000 लिखा गया है, और इसका एक एड्रेस 2000 भी बताया जा रहा है। इसका मतलब p होल्ड द बेस एड्रेस, यही यहाँ पर बेस पॉइंटर में जो आपका पॉइंटर है
ये पॉइंटर आपका अभी बेस रजिस्टर का बेस एड्रेस को होल्ड करता है। तो P किसका एड्रेस रखेगा? 12 का। बेस एड्रेस क्या होता है? एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और इस फर्स्ट एलिमेंट से हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पर जा सकते हैं कि नहीं अबुल कलाम? यस सर। हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं इस चीज को कि अगर बेस एड्रेस पता हो, डेटा टाइप जिस तरह का वो होल्ड कर रहा है आपका एरे, तो आप किसी का भी इफेक्टिव एड्रेस उस बेस एड्रेस से निकाल सकते हैं। प्रोग्राम भी हम लोग देखे थे कि जब इंटीजर होता है तो 2-2 बाइट बढ़ता है बेस एड्रेस में, फ्लोट होता है 16 बिट एप्लीकेशन के लिए, जिसमें 16 बिट आर्किटेक्चर फॉलो होगा, वहां पर आपका इंटीजर 2 बाइट होगा, जहां पर 32 बिट होगा वहां पर 4 बाइट हो जाएगा। इसलिए हम लोग डिफरेंसेस भी देखे थे कि देव C++ आईडी में आपका जो है इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, और टर्बो सी या टर्बो C++ में आपका इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है। वो 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ये 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसलिए आपका जो इंटीजर है वहां 4 बाइट है, यहाँ पर 2 बाइट है। तो यहाँ पर ये 1000 का एड्रेस रखेगा P। अगर 1000 का एड्रेस रखेगा तो P+1 क्या होगा? पॉइंटर अरिथमेटिक कहता है कि जिस तरह का डेटा होल्ड करता है पॉइंटर जिसका एड्रेस रखा है, उसके साइज के हिसाब से आपका पॉइंटर अरिथमेटिक परफॉर्म होता है। तो P+1 में 2 ऐड होगा, P+2 में 2 और 2 4 ऐड होगा, P+3 में 3 × 2 6 ऐड होगा, P+4 में 8, P+5 में 10। इसी के बेसिस पर यहाँ पर आपका एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हुआ 1000, 1002, 4, 6, 8, 10। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है ना? वही चीज यहाँ पर है। स्टैक पॉइंटर में हमने बोले कि पॉइंटर कीप द एड्रेस ऑफ लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल। तो यहाँ पर ये लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल देखिए यहाँ है, यहाँ पर 12 जो है ये सबसे लास्ट में है। तो स्टैक पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एलिमेंट 12। और यहाँ बेस पॉइंटर जो हम लोग बात किए वहाँ एरे का एग्जांपल लिए, ये स्टैक का एग्जांपल लिए, यहाँ एरे का एग्जांपल लिए। तो बेस पॉइंटर कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ द रजिस्टर। तो बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे इज व्हाट? 1000, दैट इज द एज्यूम्ड वैल्यू। एड्रेस कुछ भी रैंडमली हो सकता है, 1000 ऐसा नहीं है कि वही होगा, मैंडेटरी नहीं है। तो ऑलवेज आपका पॉइंटर कौन सा एड्रेस रखेगा? बेस एड्रेस रखेगा, बेस पॉइंटर केस में। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है सेगमेंट रजिस्टर। जो सेगमेंट रजिस्टर किस सेक्शन का पार्ट होता है आर्किटेक्चर में? राज वर्मा, आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8086 में वी हैव 2 सेक्शन, बस इंटरफेस यूनिट एंड द एग्जीक्यूशन यूनिट। सेगमेंट रजिस्टर एग्जिस्ट इन विच सेक्शन? सर बस इंटरफेस। बस इंटरफेस यूनिट। यस सर, यस सर। We have 4 segment register over there. तो यहाँ भी लिखा हुआ अंडर BIU there is a 4 segment register used for this purpose. So before discussion of segment register, first of all we discuss what is segmentation. तो आप जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां भी पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द नीड ऑफ सेगमेंटेशन? वी आल्सो हैव वन क्वेश्चन कि व्हाट इज द नीड ऑफ सेगमेंटेशन? तो आंसर इज आल्सो इंक्लूडेड हियर। To smooth conduct of instruction execution job inside the computer, or to enhance efficiency of handling the instruction inside the computer. So basically segmentation क्या है? It is the process in which main memory of the computer is logically divided into different segments and each segment has its own base address. जैसे आप पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट में PCB. Anyone have any idea about PCB? What is PCB or Process PCB? control Task block. control block. हाँ और सेल्फ हाँ, ये बेसिकली किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है? टास्क कंट्रोल ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? एनीवन? पीसीबी से सिस्टम को, यानी कि आपके सिस्टम को क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? किसी प्रोसेस के बारे में क्या जानकारी मिलता है? पूरा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे आप पीसीबी का। उसमें प्रोसेस आईडी भी होता है, हर प्रोसेस का एक आईडी क्रिएट होता है। Yes, sir. उसमें Yes, आपका sir. हाँ, उसमें आपका प्रोसेस का स्टेट भी होता है कि रनिंग प्रोसेस Yes, आपका sir. अभी कौन सा स्टेट को बिलोंग कर रहा है। रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है,
रेडी स्टेट में है, दैट स्टेट इज आल्सो मेंटेन्ड बाय दैट पीसीबी। और जब तक कि कोई भी प्रोसेस का पीसीबी एक्टिव होता है, वो सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करता है वो प्रोसेस। जैसे ही इनएक्टिव होता है, सिस्टम रिसोर्सेज हैंडलिंग स्टॉप हो जाता है उस प्रोसेस के लिए। यानी फाइल को आप ओपन करते हैं, फाइल पर कोई काम कर रहे हैं, तब तक आपका फाइल पर कुछ भी एक्टिविटी होगा। जैसे ही फाइल को क्लोज करेंगे, उसका पीसीबी डीएलोकेट हो जाएगा। जैसे ही डीएक्टिवेट होगा, तो आपका उस प्रोसेस के लिए कोई भी सिस्टम रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली सेगमेंटेशन में भी वही चीज है, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी है, और वो प्रोसेस उस पीसीबी को होल्ड करता है, क्योंकि वो पीसीबी उसका इंटायर स्टेटस को बताता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन। यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी प्रोसेस का वेरियस स्टेट, मूवमेंट, ये सारा एक्टिविटी वो पीसीबी होल्ड करके रखता है। इसीलिए उसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो टास्क को कंट्रोल करने के लिए इंटायर एक्टिविटीज को होल्ड करता है। तो बेसिक मेरिट क्या है सेगमेंटेशन का? कि टू इनहांस स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के स्पीड को इनहांस करना। नाउ जो 4 सेगमेंट रजिस्टर हम लोग डिस्कस करना है, ये ऑल आर ऑफ 16 बिट रजिस्टर होल्ड करता है। दैट इज कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। Now code segment, you already know that what is the basic use of code segment, Raj Verma? देखिए, इसको वीडियो ऑफ कर लिया, वीडियो ऑन करो। अबुल कलाम सर ऑन है वीडियो। हाँ बताइए। इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है सर। जैसे सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो कोड सेगमेंट का जरूरत होगा, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए कोड सेगमेंट का जरूरत होगा। तो आपको कोड इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए मेमोरी लोकेशन चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि हर लाइन ऑफ कोड जो है मेमोरी एलोकेट होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर्ड, जहां पर आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम स्टोर्ड होता है। आप दूसरे अर्थ में ये बोल सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इंस्ट्रक्शन और कोड डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। जैसे अगर फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट आप लिख रहे हैं, दैट इंस्ट्रक्शन सेट इज रिटेन अंडर कोड सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है ना? तो अब डेटा ट्रांसफर के लिए इन आउट डेटा सेगमेंट, आप जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इन एनी प्रोग्राम नीड्स डेटा सेगमेंट रजिस्टर टू एलोकेट द वेरिएबल टेम्पोरली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि आप कोई परमानेंट तो मेमोरी स्टोर कर नहीं रहे हैं, आप जो सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहां पर जितनी बार एग्जीक्यूट करते हैं वेरिएबल चेंज कर देते हैं ना, वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो वैल्यू चेंज करते हैं तो हर बार आपका रन किया हुआ प्रोग्राम जो है वो टेम्पोररी ही वैल्यू को होल्ड करता है, परमानेंट रिटर्न नहीं करता। परमानेंट के लिए फिर आप फाइल हैंडलिंग जॉब करेंगे। ठीक है ना? Yes sir. So that is the part, whatever data you are using in the instruction set, that is the data segment register part. Stack segment जो हम लोग डिस्कस किए थे, ये भी आपका डेटा होल्ड करता है, स्टैक डेटा को होल्ड करता है। तो स्टैक सेगमेंट आपका क्या है? बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर स्टैक डेटा। तो आपका जो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है, वो स्टैक मेमोरी में एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी आपका जो स्टैक मेमोरी से डेटा रिट्रीव होगा, वो कहाँ जाएगा? स्टैक सेगमेंट रजिस्टर उसको होल्ड करेगा टेम्पोरली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। एक्स्ट्रा सेगमेंट, यू ऑलरेडी नो दैट एक्स्ट्रा सेगमेंट इज इक्विवेलेंट टू द पर्टिकुलर हेडर फाइल इंक्लूजन इन योर सी में। जैसे आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, व्हाई यू आर इंक्लूडिंग हेडर फाइल? कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं आप प्रोग्राम में, तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन आप डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन उसका सर्टेन डेफिनेशन एरिया होता है जो हेडर फाइल में होता है, तो वो भी कोई डेटा सेगमेंट होल्ड करता होगा। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट इज द कॉन्सेप्ट वेयर द सेगमेंट इज द मेमोरी containing the another data segment in the memory. So whenever you are using printf scanf, so you are going to include a studio.h header file. Why? Because the definition part of that scanf and printf is available over there.
So whenever you are writing a printf scanf, your compiler check out the line of instruction whether you are writing the printf scanf in an appropriate manner or not. तो आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये कैसे कंपेयर करेगा आपका कंपाइलर, बताइए राज वर्मा। सब तो ऑफ, वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो जी, वीडियो ऑन करो तब पूछेंगे किसी से। तो सर ऑन है सर, वीडियो तो ऑन ही है मेरा। तुम्हारा ऑन है ना, बाकी सबका ऑफ रहता है। यस सर। ऑन रखा कीजिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं फिर भी आप लोगों को वीडियो ऑफ करके रखते हैं। वीडियो ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वीडियो ऑन करने से इंटरेक्टिव सेशन होता है। अदरवाइज कथा हम सुनाएंगे, आप कथा सुनेंगे, ठीक है ना। कथा में बीच बीच में कथा का सारांश भी मिलना जरूरी है, ठीक है। आपके तरफ से भी आपका उसका कुछ रिस्पॉन्ड होना जरूरी है। तो रिस्पॉन्ड तभी होगा जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो हेडर फाइल इंक्लूजन बेसिकली क्या है, Yes. दैट इज द एक्स्ट्रा सेगमेंट पार्ट, क्योंकि वो अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो आपके कंपाइलर को प्री इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और प्री इंफॉर्मेशन आप देते हैं कंपाइलर को, इसीलिए क्या करते हैं, जब आप नई हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तो बहुत बार आपका कंपाइलर मैसेज देता है प्रोटोटाइप नीडेड, यानी फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप। आप मेंशन कर देगा वहां पर printf, scanf, clear screen, getch, all function needed a prototype declaration. So what is the prototype declaration? That is the header file inclusion. तो header file जो include करते हैं that is the prototype declaration. And what is prototype declaration? It is the pre-information given to the compiler that you are going to use printf and scanf or getch or clear screen, and the definition of that function is available in header file like studio.h and conio.h. So compiler just compare your function with the definition available in that header file. तो वो आपका प्रोग्राम में होगा तभी उसको कंपेयर कर सकता है। Now